रिटायरमेंट पर्पस के लिए एनपीएस अकाउंट काफ़ी पॉपुलर है। तो आज हम जानेंगे कि किन लोगों को एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाहिए, इसकी क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज हैं, क्या मैच्योरिटी रूल्स हैं, पीपीएफ, पीएफ और एनपीएस क्या ये साथ में हम खुलवा सकते हैं, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आशीष जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि अगर मैं जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हम कंपनी ज्वाइन करते हैं तो कंपनी पीपीएफ अकाउंट खुलवा देती है, फिर हम पीएफ होता है, फिर एनपीएस होता है। क्या ये तीनों अकाउंट मैं साथ में खुलवा सकता हूँ और इसकी क्या एज लिमिट रहती है? कंपनी तो विनय जी पीएफ खुलवाती है, ये आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। पीपीएफ हम खुद खोलते हैं अपनी 80C की सेविंग के लिए, क्योंकि ये डेट इंस्ट्रूमेंट में से काफी अच्छा माना जाता है पीपीएफ। अब आपने जो क्वेश्चन पूछा विनय जी, ये दुविधा सबको रहती है, तो बताना चाहूंगा, क्लियर करना चाहूंगा सभी सब्सक्राइबर को। आपके पास पीएफ अकाउंट है, जीपीएफ अकाउंट है, पीपीएफ अकाउंट है, कोई भी आपके पास अकाउंट है, उसके बावजूद आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। और हाईएस्ट टैक्स पेइंग ब्रैकेट, जो 30% की हमारी टैक्स पेइंग ब्रैकेट रहती है, जिन जिन सब्सक्राइबर की उस रेंज में आते हैं या यूजर आते हैं, तो उनको तो बिना सोचे एनपीएस अकाउंट खुलवाना ही है विनय जी, क्योंकि आपको एनपीएस के माध्यम से एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है विनय जी। चाहे पीएफ की बात करें, पीपीएफ की बात करें, उसके बावजूद आपको एनपीएस अकाउंट खुलवाना चाहिए अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में आते हैं। बाकी हम डिटेल में जानेंगे 10% वालों को कब खुलवाना है, 20% टैक्स ब्रैकेट को क्या खुलवाना है, आपको कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ नजर रखनी है, क्योंकि ये भी एक काफी दुविधा रहती है। तो उन सब बारीकियों के बारे में जानेंगे। एनपीएस से रिलेटेड हमारी सीरीज रहेगी, अभी आने वाले समय में 2 से 3 वीडियो और आएंगे, जहां पर आपको हर बारीकी के बारे में, चाहे म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करें, पीपीएफ के साथ कंपैरिजन करें, उन सब कंपैरिजन को भी जानेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि जो पीएफ आपका खुलता है विनय जी, उसमें जो ईपीएस कटता है पेंशन के लिए, वो आपकी रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको नीड रहेगी, जब आप रिटायर होंगे, आपको मंथली अमाउंट चाहिए, तो ईपीएस आपको वो नीड पूरा नहीं कर पाएगा। इसीलिए एज ए अल्टरनेट आपको रिटायरमेंट कोई प्लान लेना चाहिए, म्यूचुअल फंड लेना चाहिए, या आप एनपीएस की तरफ भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि एनपीएस में आपको इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन मिलते हैं, और आपको स्विच करने का माध्यम भी मिल पाता है विनय जी। तो एक आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलती है। अच्छी बात यह है विनय जी, पहली बार आपके लिए एक अच्छी खबर है कि अगर आप ओसीआई होल्डर हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन है या रेजिडेंट इंडियन है, तो अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है या ओसीआई होल्डर हैं आप, पैन नंबर है, तो उस केस में अगर आपकी एज लिमिट 18 ईयर से 70 ईयर के बीच में है, तो आप एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं। और खुलवाने के बाद आपको 12 डिजिट का परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर मिलता है, जो कि आपका एक यूनिक नंबर भी रहता है। बहुत बढ़िया आशीष। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि एनपीएस अकाउंट फॉर एग्जांपल मैंने खुलवा लिया, तो उस केस के अंदर मेरे टैक्स बेनिफिट क्या रहेंगे? 3 तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं, जानना होगा। 80CC-D1, जैसे हमारा 80C का बेनिफिट मिलता है अगर आप पीपीएफ में अकाउंट में पैसे जमा करवाते हैं या पीएफ में जमा करवाते हैं। सिमिलरली एनपीएस के टायर 1 अकाउंट में, ध्यान रखना है यहाँ पर, टायर 1 और टायर 2 अकाउंट होता है, जिसका भी हम जिक्र भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो 80C का बेनिफिट आपको मिलता है सेक्शन 80CC-D1 के तहत, जिसमें 1.5 लाख की आपकी लिमिट रखी गई है। इसके अलावा 50,000 एडिशनली आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80CC-D1B के तहत, जो कि आपको पीपीएफ या पीएफ के माध्यम से नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के माध्यम से ही मिलेगा। इसके अलावा काफी कंपनी जो है, प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें, वो 10% जो बेसिक रहता है आपका, उसका 10% का एनपीएस अकाउंट में खुद से अगर पैसा जमा करवाते हैं, तो आपको पूरा का पूरा टैक्स फ्री हो जाता है। तो 50,000 का एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिला। कंपनी आपके नाम से बेसिक का 10% तक अगर आपका जमा करवाती है, तो भी आपको एडिशनल टैक्स बेनिफिट मिलता है, उस पर आपको पूरा का पूरा टैक्स में छूट मिलता है। हायर टैक्स बेनिफिट में है तो इफेक्टिवली आप 100 रुपए की जगह 70 रुपए ही जमा करवा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं कराते हैं एनपीएस में, तो आपके हाथ में तो 70 रुपए ही आएंगे टैक्स काट के। तो यहाँ पर आपका जो जमा होगा पूरा 100 रुपए जमा होगा, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, उसका फायदा मिलेगा। इसीलिए आपको काफी कम इन्वेस्टमेंट करके टैक्स सेविंग के माध्यम से आपको काफी अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं एनपीएस के लिए भी। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा क्लैरिफाई करें आशीष जी कि एनपीएस अकाउंट में कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन उपलब्ध होते हैं हमारे लिए? 2 तरह के अकाउंट होते हैं, टायर 1 अकाउंट और टायर 2 अकाउंट। टायर 1 अकाउंट में आपका लॉक इन जो रहता है 60 साल की उम्र तक रहता है। यहाँ पर हम उम्र की बात करें, ध्यान रखना है, जब तक आप 60 साल के नहीं होंगे तक आप टायर 1 अकाउंट से अपना पैसा नहीं निकलवा पाएंगे। और अगर आपको टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आपको टायर 1 अकाउंट ही खुलवाना होगा। पर सरकार ने ध्यान रखा है पार्शियल विड्रॉ का, प्री मिच्योर क्लोजर का, उसका आपको ध्यान रखा है। थोड़ी हम डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे, पर अभी एक बात बताना चाहूंगा, 60 साल की उम्र जो है वो आपकी मेच्योरिटी की है।
पर पार्शियल विड्रॉ भी अलाउड है समय समय पर जब आपको पैसे की जरूरत मिलेगी। टायर 2 अकाउंट जो आपका विनेज होता है वो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट अकाउंट है, जैसे आपके म्यूचुअल फंड रहते हैं, तो वहां पर आप पैसा डालते हैं, उसको ग्रो करते हैं, स्विच करते हैं मार्केट कंडीशन के हिसाब से कि कब आपको अपना पैसा इक्विटी से डेट इंस्ट्रूमेंट में डालना है, डेट इंस्ट्रूमेंट से इक्विटी की तरफ आना है। तो वो सारे आपको ऑप्शन टायर 2 अकाउंट में भी मिलते हैं, और वहां से आप समय समय पर जब भी आप चाहें एक इन्वेस्टमेंट नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की तरह अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। अब आता है कि कौन कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन होते हैं। एक्टिव चॉइस, ऑटो चॉइस, बेस्ड ऑन एज। ऑटो चॉइस को अगर हम बात करें आपकी एज के साथ लिंक हो जाता है, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। ध्यान रखना है कि आपका जो पैसा होता है इक्विटी ऑप्शन में इन्वेस्ट होता है, जो मैक्सिमम 75% इन्वेस्ट हो सकता है। अगर आप 50 साल के ऊपर के हैं उस समय तो आप 75% इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे चाह के भी इक्विटी में। इसके अलावा कॉर्पोरेट बॉन्ड अगर हम बात करें, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयूज की बात करें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की बात करें, या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज या मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, वहां पर आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट होता है, तो पैसा आपका सुरक्षित भी रहता है। ऐसा नहीं है कि जो कंपनी डीएचएफएल ने डिफॉल्ट कर दिया वैसा होगा। तो यहाँ पर एनपीएस में ध्यान रखा जाता है कि आपकी एक अच्छी पीएसयूज में जहां पर आपको थोड़ा गारंटी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, वहां पर आपके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स लिए जाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बाय की जाती हैं, जिसको हम जीसैक बोलते हैं विनय जी। गिल्ड फंड में जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, जो कि एक समय भी आ चुका है गिल्ड फंड में पैसा मूव करने का और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में आपका पैसा मूव करने का, तो वहां पर आपको ऑप्शन मिलता है। अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एक नया ऐड किया गया है, जहां पर आपको रियल एस्टेट में जो आरईआईटी रहता है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर मैक्सिमम आप उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं 5% तक। तो ये आपके इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं। इसके अलावा आप कैसे अलोकेट करेंगे अपना पैसा इन इंस्ट्रूमेंट्स में, उसके लिए एक्टिव या ऑटो चॉइस के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क लेंगे उसके हिसाब से। एक्टिव में तो आप अपने हिसाब से डिफाइन करेंगे कि मुझे कितना पैसा लेना है, और जो आपके टेबल आपके सामने है, चाहे तो इक्विटी में 75% पूरा का पूरा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कॉर्पोरेट चाहे तो पूरा का पूरा पैसा इक्विटी से कॉर्पोरेट में स्विच कर सकते हैं, और चाहे पूरा का पूरा पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्विच कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लिमिट हमने आपको टेबल के माध्यम से दिखाई है, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना रिस्क ले सकते हैं। एक्टिव तो हो गया कि आपकी मर्जी से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद रहता है एज के हिसाब से ऑटो चॉइस। अब आपको समझ नहीं आता है कि मुझे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, तो काफी लोग अपनी एज के हिसाब से ऑटो चॉइस का चूज करते हैं और काफी अच्छा रिटर्न भी प्राप्त होता है। किस एज में आपका इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट होगा, वो चार्ट आपके सामने है विनय जी। इस चार्ट के माध्यम से आपकी एज के हिसाब से ऑटो चॉइस को अगर आप चूज करते हैं और कौन सी लाइफ साइकिल चूज करते हैं, मॉडरेट, एग्रेसिव, मतलब रिस्क की अगर हम बात करें, अगर आपका एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है तो उस केस में आपके एसेट एलोकेशन आपके सामने है, वही कंजर्वेटिव के केस में आपका इक्विटी एक्सपोजर कम हो जाता है विनय जी। अब मैं जाते जाते आप मुझे ये बताएं कि जैसे हमने ये बोला कि एनपीएस जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो अगर मैं मैच्योरिटी रूल की बात करूं या फिर प्री मैच्योर विड्रॉल रूल की बात करें तो इसमें क्या एप्लीकेबल होते हैं? देखो, मैच्योरिटी रूल हम जान चुके हैं कि अगर आपने टैक्स फ्री बेनिफिट लेना है टायर 1 अकाउंट में, तो आपको 60 साल की उम्र पे आपका मैच्योर होगा। 60% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, 40% की आपको एन्युटी बाय करनी होगी, ये मैंडेटरी है। इसका मतलब ये है कि 40% जो आपका टोटल अमाउंट है वो आपको पेंशन के रूप में, एन्युटी अगर हम बाय करेंगे तो एन्युटी के बाय करने के बाद आप अपने पेंशन के रूप में अपने अकाउंट में पैसा हर महीने आपको मिलेगा। और इनफैक्ट ये क्योंकि रिटायरमेंट सेविंग प्रोडक्ट है आपका एनपीएस, तो आपको अच्छा है कि कुछ पैसा आपका एन्युटी में जा रहा है और वहां से आपको पैसा मिलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि वो एन्युटी बाय कर लिया तो आपका पैसा चला गया है। अनफॉर्चुनेट डेथ के केस में भी नॉमिनी को सारा पैसा पूरा का पूरा मिल जाता है, चाहे एन्युटी भी की केस में बात हो या मेच्योरिटी से पहले की बात हो। तो यहाँ पर ध्यान रखा गया है कुछ कारणवश। तो मेच्योरिटी के रूल हमने जान लिया विनय जी, 60% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हैं, इसके अलावा 40% आप अपना एन्युटी बाय करेंगे। मेच्योरिटी के टाइम पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। आप विड्रॉ कर सकते हैं 60% जैसे मैंने बात किया, कंटिन्यू कर सकते हैं अपने एनपीएस अकाउंट को, या डेफरमेंट कर सकते हैं विड्रॉ को। आप चाहें कि मैं नया पैसा तो नहीं डालना चाहता, पर 70 साल की उम्र तक अपने विड्रॉ को जो है डेफर करूंगा, ताकि आप ज्यादा पैसा निकाल पाए एनपीएस से, तो आप डेफरमेंट भी कर सकते हैं, नया कंट्रीब्यूशन ना करते हुए कंटिन्यू कर सकते हैं 70 साल की उम्र तक। तो ये आपके पास ऑप्शन रहता है विनय जी। अगर आपका लमसम, अगर आपने लेट शुरुआत की है एनपीएस की या थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं और आपका लमसम अगर 5 लाख रुपए ही बनता है एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, तो आपके पास ऑप्शन होता है पूरा का पूरा अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं। उस केस में आपको एन्युटी बाय करने के लिए मैंडेटरी या फोर्स नहीं किया जाता है। तो ये रूल आपके हो गए मेच्योरिटी के। अब बात करते हैं पार्शियल विड्रॉ अगर आपको करना है। बिल्कुल ध्यान रखा गया है, अगर लीगल हायर की जो भी अगर हम बात करें जिसने अकाउंट खुलवाया है विनय जी, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो लीगल हायर या नॉमिनी को
पूरा लमसम पैसा एनपीएस में जो भी इकट्ठा हुआ है वो एक मुश्त दे दिया जाता है। इसके अलावा पार्शियल विड्रॉ भी आप कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी है, बच्चों की शादी है, उस पर्पज के लिए अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं तो वहां पर भी एनपीएस के माध्यम से अपना पैसा निकलवा सकते हैं। बच्चों के एजुकेशन के लिए अगर आपको पैसा खर्च करना है, हायर एजुकेशन के लिए काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, तो उस केस में भी आप एनपीएस से पार्शियल विड्रॉ कर सकते हैं। उन बातों का भी ध्यान रखा गया है एनपीएस में पार्शियल विड्रॉ के लिए भी।